नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। वाणिज्य संकाय के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं गोपाल विजयवर्गीय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बावड़िया कला से आपके बीच हूँ। आज हम लेखा शास्त्र भाग 2 जो हमारा सेकंड पार्ट है उसका अध्याय 9 वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अध्ययन करेंगे। लेखा शास्त्र भाग 1 में हमने दोहरा लेखा प्रणाली का अध्ययन किया है। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार व्यावसायिक व्यवहारों का लेखांकन 3 भागों में पूर्ण किया जाता है। प्रथम चरण व्यवहारों के प्रारंभिक लेखों का है, जिसमें हमने जर्नल एंट्री, सहायक बहियां आदि पढ़ी है। द्वितीय चरण व्यवहारों के विश्लेषण का अर्थात खाता बही तथा तृतीय व अंतिम चरण सारांश तैयार करने संबंधी कार्य होता है। प्रथम 2 चरण का अध्ययन आप कर चुके हैं। तृतीय चरण के संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। खाता बही संबंधी कार्य को पूरा करने के बाद प्रत्येक वर्ष के अंत में खाता बही में जो खाते खोले गए हैं उन खातों के आधार पर एक सारांश तलपट के रूप में तैयार किया जाता है, जो व्यवसाय के सारांश के रूप में होता है, खातों के सारांश के रूप में। इसी सारांश के आधार पर व्यवसाय की लाभदायकता और आर्थिक स्थिति की जानकारी ज्ञात करने के लिए सारांश रूप में 2 आधारभूत विवरण सम्मिलित होते हैं। एक आय विवरण, जिसे इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है, और दूसरा स्थिति विवरण। इस तरह लेखांकन अवधि के अंत में तैयार किए गए विवरण ही वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहे जाते हैं। अन्य शब्दों में ये जो आय विवरण और स्थिति विवरण है, इन्हें अंतिम खाते भी कहा जाता है। जो पहला भाग हम आज पढ़ेंगे वो आय विवरण इनकम स्टेटमेंट के रूप में, उसको भी 2 भागों में हम पढ़ेंगे। पहला भाग जो होगा हमारा व्यापारिक खाता या व्यापार खाते संबंधित होगा, और दूसरा जो भाग होगा वो आय विवरण जो का दूसरा भाग जो होगा वो लाभानी खाते संबंधित होगा। और इसी प्रकार पहला भाग जो आय विवरण है उसको भी हम 2 भागों में अध्ययन करेंगे, और दूसरा भाग जो व्यवसाय की स्थिति का परिचय होगा, बैलेंस शीट, इसको आज हम दूसरे भाग के रूप में पढ़ेंगे। जिस तिथि को यह तैयार किया था उस तिथि की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है, ये आगे हम स्पष्ट रूप से देखेंगे। इस प्रकार व्यवसाय के वित्तीय परिणामों तथा वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष के अंत में जो विवरण पत्र तैयार किए जाते हैं उन्हें वित्तीय विवरण कहा जाता है, जिसमें कि एक व्यापार खाता और लाभानी खाता, ये प्रथम जो 2 आय विवरण से संबंधित है, ये खाते के रूप में हम अध्ययन करेंगे। और तीसरा जो स्थिति विवरण है, ये व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का परिचायक होता है, एक विशेष स्थिति को, जो खाते के रूप में नहीं होता है, एक स्टेटमेंट के रूप में होता है। इसका हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आज हम इस के अंतर्गत वित्तीय विवरण का आशय समझेंगे। वित्तीय विवरण तैयार करने का क्या महत्व है, क्यों यह तैयार किया जाता है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये हम समझेंगे। व्यापार खाते का आशय, ट्रेडिंग अकाउंट का आशय, इसके विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे। व्यापार खाते का क्या प्रारूप है, किस प्रारूप में इसे तैयार किया जाता है, इसको हम समझेंगे। लाभानी खाते का आशय व विशेषताएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे। लाभानी खाते का प्रारूप या प्रोफार्मा, इसको भी हम भली बात समझेंगे। व्यापार एवं लाभानी खाते संबंधी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे, इससे हम इससे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। स्थिति विवरण या बैलेंस शीट का क्या आशय होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। साथ ही बैलेंस शीट में की जो मदें हैं वो संपत्ति और दायित्वों के रूप में होती है, तो संपत्तियों और दायित्वों का वर्गीकरण भी हम भली भांति समझेंगे। इसी तरह से स्थिति विवरण को तैयार करने का एक निश्चित क्रम होता है,
उस क्रम बंधन को, उस सीक्वेंस को भी हम जो दो तरह से तैयार किया जा सकता है उसको हम आज समझेंगे। स्थिति विवरण का प्रारूप क्या इसका प्रोफार्मा है, इसको हम आज समझेंगे। व्यापार एवं लाभानी खाते में अंतर, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हालांकि एक साथ भी तैयार किए जाते हैं पर फिर भी इनमें मूलभूत अंतर है, उसको हम आज समझेंगे। इसी तरह से लाभानी खाता और स्थिति विवरण, इनमें जो अंतर है इसको हम आज समझेंगे। बेचे हुए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसके उदाहरणों को आज हम समझेंगे। बेचे गए माल की लागत को ज्ञात करने का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके और उसको देखेंगे। व्यापार एवं लाभानी खाता स्थिति विवरण संबंधी एक आंकिक प्रश्न, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो ये सब बिंदु आज हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे प्रारंभ में कहा, वित्तीय विवरण का आशय किसी भी व्यवसाय के वित्तीय परिणाम और आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के उद्देश्य से जो दो खाते, व्यापार खाता और लाभानी खाता हम खाते के रूप में तैयार करते हैं, और विवरण पत्र के रूप में एक, और तीसरा जो बैलेंस शीट जो स्थिति को प्रदर्शित करती है, उन तीनों को ही सम्मिलित रूप से वित्तीय विवरण या अंतिम खाते कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले दो खाते व्यवसाय के सकल व शुद्ध आर्थिक परिणाम को ज्ञात करने के लिए बनाए जाते हैं। पहला व्यापार खाता और दूसरा लाभानी खाता, जो खातों के रूप में होते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुरूप बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए एक विवरण पत्र बनाया जाता है जिसे स्थिति विवरण, बैलेंस शीट कहते हैं। जहां तक वित्तीय विवरण कैसे तैयार करते हैं, इनका प्रारूप की हम आगे देखेंगे। इसके पहले हम वित्तीय विवरण, जैसा कि हमने कहा कि व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा क्यों तैयार किया जाता है किसी व्यापारिक वर्ष के अंत में, उसके महत्व को हम पहले समझें, फिर उसके बाद इनकी प्रक्रिया को हम समझेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो होता है लाभ हानि का ज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी व्यावसायिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और साथ साथ समाज की सेवा करना। तो लाभ और हानि का ज्ञान अगर किसी भी व्यवसायी को या किसी भी व्यवसाय को ज्ञात करना है तो वो अपने सकल लाभ और शुद्ध लाभ का ज्ञान व्यापार खाता और लाभानी खाते बनाकर ज्ञात कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। दूसरा, आर्थिक स्थिति का ज्ञान। तीसरा, जो हम स्टेटमेंट के रूप में बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो स्थिति विवरण के रूप में बनाई जाती है, उससे एक निश्चित तिथि को व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों की क्या स्थिति है, उनका क्या मूल्य है, व्यवसाय को कितने दायित्वों का भुगतान करना है, कहाँ से उसे भुगतान प्राप्त करना है, उसकी संपत्तियों का वर्तमान में कुल मूल्य क्या है, ये सारी जानकारी स्थिति विवरण बनाकर व्यापारी को प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति का ज्ञान। व्यापार एवं लाभानी खाता जो हम आय विवरण के रूप में बनाते हैं, इससे हमें व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति का ज्ञान होता है। व्यवसाय कितना सकल और शुद्ध लाभ व्यवसाय को हुआ है, और एक व्यवसाय के सकल और शुद्ध लाभ की तुलना हम अन्य प्रतिस्पर्धी व्यवसाय से भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्वयं के व्यवसाय में विगत वर्षों में जो लाभ हुआ है उसकी लाभार्जन क्षमता से भी हम इसकी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। चौथा जो मुख्य उद्देश्य है इसका या मुख्य लाभ जो है वह है भावी योजनाओं में सहायक। वित्तीय विवरण तैयार करने से एक व्यवसायी अपने भविष्य के लिए बेहतर योजना तैयार कर सकता है। यदि उसके व्यवसाय की लाभदायकता कम है तो उनके कारणों को ढूंढ सकता है, उन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करके एक नई कार्य योजना तैयार करके या अपनी पुरानी कार्य योजना में परिवर्तन करके भविष्य के लिए वो बेहतर कार्य योजना तैयार कर सकता है, और उस पर कार्य करके अपने व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता और व्यवसाय की स्थिति को सुधार सकता है। चलिए, अब हम समझते हैं सबसे पहला भाग जो वित्तीय विवरण में हमने देखा वो है, जैसा कि हमने देखा था कि वित्तीय विवरण के अंतर्गत हम आय विवरण के रूप में दो इनकम स्टेटमेंट के रूप में दो खाते तैयार करते हैं, व्यापार खाता और लाभानी खाता। तो हम सबसे पहले व्यापार खाते को समझते हैं। व्यापार खाता क्या होता है? जैसा कि
हमने प्रारंभिक अध्यायों में समझा है कि माल के क्रय विक्रय को व्यापार कहा जाता है। अतः एक विशेष अवधि या वर्ष के अंत में व्यापारिक परिणाम को ज्ञात करने के लिए तैयार किया गया विवरण ही व्यापार खाता या व्यापारिक खाता कहा जाता है। इस खाते में माल के क्रय तथा प्रत्यक्ष व्ययों को शामिल किया जाता है। जहां तक माल का विषय है तो माल खाते का विभाजन भी हमने प्रारंभिक अध्यायों में समझा है कि माल खाता या गुड्स अकाउंट को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिन्हें क्रय, विक्रय, क्रय वापसी व विक्रय वापसी, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न कहा जाता है। तो व्यापार खाते के अंतर्गत हम किसी भी व्यवसाय के क्रय, विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी जो कि माल खाते के भाग होते हैं, इन मदों के साथ साथ व्यवसाय की समस्त प्रत्यक्ष लागत जो माल के निर्माण या माल को व्यवसाय में लाने या कच्चा माल खरीदने या मजदूरी, इन सबसे संबंधित हुए इन सभी लागतों को इसमें शामिल करते हैं और व्यवसाय को जो सकल लाभ हुआ है उसकी गणना हम इससे करते हैं। यह जिस अवधि के लिए हम तैयार कर रहे हैं, जिस वर्ष के लिए हम तैयार कर रहे हैं, उस अवधि के सकल लाभ या हानि को प्रदर्शित करता है। इसकी अन्य विशेषताओं को अगर हम देखें तो यह खाता दोहरा लेखा प्रणाली का एक अंग होता है। ऐसा इसके 2 पक्ष होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। दूसरी इसकी विशेषता है माल के क्रय व सभी प्रत्यक्ष लागत इस खाते के डेबिट पक्ष में हम लिखते हैं और व्यवसाय का जो विक्रय है, विक्रय में हम जैसा कि जानते हैं माल के विक्रय को विक्रय में शामिल किया जाता है, व्यवसाय के विक्रय व अंतिम रहतिया को इसके क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। तीसरी जो इसकी विशेषता है, सभी मदों को जब हम लिख देते हैं, इस प्रोफार्मा हम आगे देखेंगे, इसकी सभी मदों को जब हम इसमें लिख देंगे तो डेबिट साइड या नाम पक्ष की तुलना में यदि क्रेडिट साइड का योग अधिक हो, जो कि सामान्यतः होता है, तो जो अंतर की राशि है वो सकल लाभ या ग्रॉस प्रॉफिट कहलाती है। और यदि इसकी विपरीत स्थिति है, यानी जो डेबिट साइड का टोटल है वो क्रेडिट पक्ष की तुलना में अधिक है, तो जो अंतर की राशि है वो ग्रॉस लॉस कहलाती है। चाहे अंतर ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में हो या ग्रॉस लॉस, सकल हानि हो या सकल लाभ हो, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। चौथी जो इसकी मुख्य विशेषता है, यह खाता एक वर्ष या अवधि के व्यापारिक व्यवहारों को प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए इसके शीर्षक जो इसकी हेडिंग होती है उसमें हम फॉर द ईयर या पीरियड एंडेड, जिसके लिए इसको तैयार किया जा रहा है, लिखा जाता है। जैसे 31 दिसंबर, 31 मार्च को जो हमारा वर्ष समाप्त हो रहा है, या क्वार्टरली अगर हम बना रहे हैं तो जो भी जो अवधि है उसको इसके शीर्षक में डाला जाता है। अब हम इसके प्रोफार्मा को देखते हैं। जो प्रारूप इसका है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, अगर फर्म का नाम हमें दिया है तो हम यहाँ पर फर्म का नाम लिखते हैं। फॉर द ईयर एंडेड, जिस वर्ष के लिए, जिस अवधि के लिए हम इसको बना रहे हैं, यहाँ पर शीर्षक में लिखी जाती है। इसके बाद इसमें जैसा कि मैंने बताया, इसमें 2 पक्ष होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है हमारी डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में सबसे पहली मद जो लिखी जाती है वो प्रारंभिक रहतिया, वर्ष के प्रारंभ में जो व्यवसाय का प्रारंभिक रहतिया, माल का जो प्रारंभिक रहतिया है उसको हम इसमें लिखते हैं आउटर कॉलम में। दूसरी जो मुख्य मद होती है वो क्रय से संबंधित थी, माल के क्रय से संबंधित होती है। वर्ष के दौरान जो भी व्यापारी के द्वारा नगद और उधार माल खरीदा गया है उसको हम पहले इनर कॉलम में लिखते हैं, और इसमें से यदि कुछ माल व्यापारी ने किसी भी कारण से जो माल खरीदा था उसमें से कुछ माल को लौटाया गया है तो उसको हम इसमें से हटाने के पश्चात जो राशि आती है उसे हम आउटर कॉलम में दर्शाते हैं। इसी के साथ जैसा मैंने कहा कि जो भी प्रत्यक्ष लागतें हैं जो माल के लागत का एक भाग होती है, माल के निर्माण से संबंधित होती है और लागत का एक प्रमुख भाग होती है, उन सब लागतों को भी, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इंपोर्ट ड्यूटी, आयात कर है, डॉक चार्जेस है, फ्राइट है, ऑक्ट्राय चुंगी कर है, कैरेज जो माल के क्रय पर जो हम भाड़ा देते हैं उसको हम यहाँ पर शामिल करते हैं कैरेज इनवर्ड के नाम से या कैरेज ऑन परचेज के नाम से भी जाना जाता है उसे।
टू कारखाने के वो व्यय जो कि माल के निर्माण से संबंधित है, जैसे फ्यूल, पावर, लाइटिंग, ये सभी व्यय इसमें शामिल किए जाते हैं। मजदूरी जो कि लागत का एक प्रमुख भाग होता है, वो इसमें शामिल किया जाता है डेबिट साइड में। इसी तरह से अगर हम क्रेडिट साइड में देखें तो क्रेडिट साइड में मुख्य रूप से दो ही मदें इसमें शामिल की जाती है। पहला माल का विक्रय, और यहाँ पर भी हम नगद और उधार दोनों ही विक्रय को पहले इनर कॉलम में लिखते हैं। इसके बाद यदि इसमें से विक्रय वापसी यदि कुछ है, यदि ग्राहकों ने कोई माल लौटाया है किसी भी कारण से, तो उसको भी हम यहाँ पर घटा देते हैं और जो शेष राशि उसको हम बाहर लिखते हैं। इसी तरह से वर्ष के अंत में व्यापारी के पास जो माल बिना बिका रह जाता है, उस माल के रहतिया, अंतिम स्टॉक या अंतिम रहतिया जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम यहाँ पर आउटर कॉलम में लिखते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम चाहें तो जो परचेज और सेल्स रिटर्न है, इसको अगर हम यहाँ नहीं घटाते हैं या किसी कारण से हम भूल भी गए हैं, तो इसको हम अपोजिट साइड में दर्शा सकते हैं। परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं और सेल्स रिटर्न को डेबिट साइड में। इसका वही प्रभाव होगा जो घटाने का है। तो ये इसका प्रारूप है। इसके बाद हम इसके डेबिट और क्रेडिट साइड का जब टोटल लगाते हैं, तो अगर क्रेडिट पक्ष का, जैसा कि मैंने बताया, सामान्यतः क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है, तो डेबिट पक्ष में अंतर की राशि को टू ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ जो होता है, इसके नाम से हम यहाँ पर अंतर की राशि को लिख देते हैं। और कैरेट डाउन, सीडी यानी कैरेट डाउन, इसको हम लाभ हानि खाते को हस्तांतरित कर देते हैं। पर यही अंतर यदि उल्टा है, यदि विपरीत है, यानी डेबिट पक्ष का योग अधिक है और क्रेडिट का कम है, तो अंतर की राशि को क्रेडिट पक्ष में ग्रॉस लॉस के नाम से, और इसे भी सीडी कैरेट डाउन, लाभ हानि खाते को इसको हस्तांतरित कर दिया। तो हमने इसका प्रारूप देखा। अब हम व्यापार खाते को बनाने के विशिष्ट उद्देश्य या क्या इसकी उपयोगिता है या क्या इसके लाभ है, इसको हम समझते हैं। जैसा कि हमने देखा, इसमें प्रत्यक्ष लागतें, माल के क्रय और प्रत्यक्ष लागतों को शामिल किया जाता है। इसीलिए इसका जो सबसे बड़ी उपयोगिता है, पहली, माल की कुल लागत और सकल लाभ या हानि की जानकारी इससे हो जाती है। कि कॉस्ट, किसी भी माल को निर्मित करने में या बेचने की उसकी जो लागत है, वो हमें इससे ज्ञात हो जाती है। दूसरा, व्यापारी इस खाते के माध्यम से अपनी जो टोटल सेल्स है, कुल बिक्री है, उस पर जो लाभ का प्रतिशत है उसको ज्ञात कर सकता है। और पिछले वर्षों में विक्रय की तुलना में जो उसका लाभ का प्रतिशत था, वो इससे इसकी तुलना कर सकता है। साथ ही तीसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य है, वह है बिक्री पर लाभ का प्रतिशत जब यदि ज्ञात हो जाता है, तो वो वस्तुओं के भावी मूल्य का सही से अनुमान आसानी से उसे ज्ञात कर सकता है। और कहीं पर यदि व्यापारी को टेंडर आदि में अपने माल की लागत भरनी है या निविदा आदि में उसका मूल्य प्रदर्शित करना है, तो उसको इसे आसानी से भर सकता है। यदि व्यापारी का जो सकल लाभ है, जो कि इस खाते के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वो पर्याप्त है, परंतु जब वो लाभ हानि खाता तैयार करता है और उसके तुलना में शुद्ध लाभ बहुत कम हो जाता है, तो इसका सीधा सीधा आशय होता है कि उसके जो अप्रत्यक्ष व्यय है उस पर नियंत्रण करने की उसकी आवश्यकता है। और इन दोनों के कंपैरिजन के माध्यम से वो अपने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो अप्रत्यक्ष व्यय हैं, जो भी कार्यालयीन या प्रशासनिक व्यय से संबंधित होते हैं, उनको कम करने की योजना बना सकता है और उस पर क्रियान्वयन करके अपने शुद्ध लाभ को भी बढ़ा सकता है। लागत लेखे, कॉस्ट अकाउंट तैयार करने में भी इस खाते के माध्यम से सुविधा होती है। अब जैसा कि मैंने बताया, आय विवरण के रूप में या इनकम स्टेटमेंट के रूप में हम दूसरा जो खाता तैयार करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लाभ हानि खाता होता है। जहां तक व्यापार खाते के बाद लाभ हानि खाते को तैयार करने की उपयोगिता है, तो व्यापार खाता व्यापार के सकल लाभ या हानि को प्रकट करता है। इस खाते से केवल प्रत्यक्ष आय व प्रत्यक्ष व्ययों को ही शामिल किया जाता है, जबकि व्यापार के संचालन में ऐसे कई व्यय होते हैं जिन्हें व्यवसाय का लाभ या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अतः शुद्ध परिणामों को प्राप्त करने के लिए, शुद्ध लाभ
हमें ज्ञात हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे व्ययों को भी लाभ में से हम समायोजित करें या उन्हें घटाएं। साथ ही व्यापार में बिक्री के अतिरिक्त अगर हम देखें तो अन्य क्रियाओं से भी व्यवसाय को आय या उपार्जन होता है, जिन्हें अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इनकम भी कहा जाता है, अप्रत्यक्ष आय या इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। जैसे जमा पर प्राप्त ब्याज, बैंक में जमा किए और जो ब्याज प्राप्त हुआ है, व्यावसायिक क्रियाओं के दौरान प्राप्त कमीशन, किराया, इसी तरह से बट्टा या डिस्काउंट व्यापारी को प्राप्त है। तो ये अप्रत्यक्ष आय हैं। जब तक हम इन आयों को भी इसमें शामिल नहीं करेंगे या अप्रत्यक्ष व्ययों को भी लाभ सकल लाभ में से नहीं घटाएंगे, हम व्यवसाय का शुद्ध लाभ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अतः इस प्रकार अर्जित की गई आयों को भी लाभ में जोड़ा जाना आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यापार खाते को तैयार करने के बाद लाभहानि खाता भी तैयार किया जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि लाभहानि खाता किसी भी व्यापारिक वर्ष या अवधि के अंत में व्यापार के शुद्ध लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। इसकी विशेषताओं को अगर हम देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो यह व्यापार खाते की तरह लाभहानि खाता भी दोहरा लेखा प्रणाली या द्विप्रविष्टि प्रणाली का अंग होता है। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। दूसरी इसकी विशेषता है, व्यापार खाते द्वारा जो ग्रॉस प्रॉफिट या सकल लाभ या ग्रॉस लॉस, सकल हानि जो प्रदर्शित की गई है, उसमें आगमगत रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है या आगमगत अप्रत्यक्ष व्यय हैं, वो इस खाते के डेबिट पक्ष में और हानियां भी इस खाते के डेबिट पक्ष में। साथ ही रेवेन्यू जो इनकम है और रिसिप्ट हैं, उनको क्रेडिट पक्ष में लेके जाता है। रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आशय यहाँ पर, जैसा कि आप हालांकि पूर्व में पढ़ चुके होंगे, फिर भी कि जो कि दिन प्रतिदिन होती है, जो कि बार बार होने वाली आय होती है, जो ऐसा नहीं होता एक ही बार होती है, तो इसको हम रेवेन्यू इनकम या एक्सपेंडिचर या ऐसे व्यय जो कि बार बार होते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा है। इस खाते, तीसरी इसकी विशेषता, इस खाते से जो व्यापार का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट का ज्ञान हमें होता है। जिस तरह से व्यापार खाता एक विशेष अवधि या एक वर्ष के व्यापारिक परिणाम, व्यावसायिक क्रियाओं का परिणाम प्रदर्शित करता है, इसी तरह से यह खाता भी एक वर्ष या विशेष अवधि जिसके लिए इसको तैयार किया गया, उसके आर्थिक परिणाम को लाभ हानि के रूप में प्रदर्शित करता है। इसीलिए इसका जो शीर्षक होता है वो भी फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द पीरियड एंडेड होता है। इस खाते द्वारा जो लाभ या हानि प्रदर्शित की जाती है या ग्रॉस जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जहां नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं और नेट लॉस को घटाते हैं। इसका सीधा सा आशय ये होगा कि नेट प्रॉफिट जो है व्यवसाय की पूंजी को में वृद्धि करता है, जबकि नेट लॉस जो है व्यवसाय की पूंजी को घटाता है। अब हम विद्यार्थियों, हम इसके प्रारूप को देखते हैं। जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले हम इसका नाम जो लिखेंगे, उसके साथ यदि नाम व्यवसाय फर्म का जो नाम है वो इसमें लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, जिसका फर्म के लिए तैयार किया जा रहा है, फॉर द ईयर एंडेड, जिस पीरियड के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले या क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो मद लिखी जाती है वो व्यापार खाते से ट्रांसफर किया गया या हस्तांतरित किया गया सकल लाभ या सकल हानि होती है। जहां सकल लाभ को हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं, वहीं सकल हानि को हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व बताया कि इस खाते में समस्त अप्रत्यक्ष लागतों, व्ययों, हानियों, आयों को शामिल किया जाता है। तो जैसे इनके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, वेतन, सैलरी वेजेस, अगर केवल वेजेस दिया है या वेजेस एंड सैलरी दिया है तो इसको हम व्यापार खाते में शामिल करेंगे, परंतु अगर सैलरी एंड वेजेस दिया है तो इसको भी हम लाभहानि खाते में शामिल करेंगे डेबिट पक्ष में। इसके बाद किराया, कमीशन, डिस्काउंट, बट्टा, इंटरेस्ट, ब्याज जिसे कहा जाता है, इसको भी हम अगर दिया है तो यहाँ पर ही ध्यान देने वाली बात है कि रेंट, कमीशन, डिस्काउंट और इंटरेस्ट ये ड्यूल ऑस्पेक्ट वाली मदें हैं।
अर्थात ये आय के रूप में भी हो सकती है और व्यय के रूप में भी। तो यदि यदि व्यय के रूप में यदि किराया हमने चुकाया है, कमीशन हमने चुकाया है व्यवसाय में, या बट्टा दिया है, या ब्याज दिया गया है, पेड किया गया है, तो इनको हम डेबिट साइड में शामिल करते हैं। राइट्स एंड टैक्सेस यहाँ पर कहते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छपाई और स्टेशनरी। इसके साथ ही साथ अन्य जो कार्यालयीन व्यय, ऑफिस एक्सपेंसेस, कानूनी व्यय, लीगल एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन संबंधी जो व्यय होते हैं वो इसमें डेबिट साइड में शामिल। पोस्टेज एंड टेलीग्राम को इसमें डेबिट साइड में लिया जाता है। विज्ञापन पर जो व्यय किया जाता है वो डेबिट साइड में शामिल करता है। कैरेज ऑन सेल्स, विक्रय पर यदि भाड़ा दिया गया तो वो हम इसको डेबिट साइड। सेलिंग एक्सपेंसेस, विक्रय व्यय के नाम से अगर हमें दिया गया है तो इसको हम डेबिट साइड में शामिल करते हैं। बीमा व्यय, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को हम शामिल करते हैं। डूबत ऋण यदि कोई है, बैड डेब्ट्स। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर दिया गया ब्याज, इसको हम डेबिट साइड में। बैंक चार्जेस, बैंक की जो हम सेवाएं लेते हैं उसके संबंध में बैंक जो समय समय पर जो चार्जेस लगाता है, जो व्यय हमसे या जो राशि वसूल करता है, उसको हम डेबिट साइड में शामिल करते हैं। डेप्रिसिएशन, विभिन्न प्रकार की जो स्थायी संपत्तियां हैं उन पर जो रास लगाया जाता है उसको हम डेबिट साइड में शामिल करते हैं। इसी तरह से अगर हम क्रेडिट साइड में देखें तो क्रेडिट साइड में जो अगर व्यापार खाते द्वारा जो सकल लाभ है वो प्रदर्शित किया गया है तो हम उसको क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद अगर जैसा मैंने बताया था कि ब्याज हमें प्राप्त हुआ है तो क्रेडिट साइड में आएगा। इसी तरह से कमीशन अगर हमें प्राप्त हुआ है तो वह भी क्रेडिट साइड में आएगा। किराया अगर हमें प्राप्त हुआ है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। कटौती या बट्टा अगर हमें प्राप्त हुआ है तो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। इसे फिर इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट के रूप में यदि इन्वेस्टमेंट से हमें इनकम हुई है, ये सही है, बाय इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इस रूप में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा, तो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। कमीशन यदि हमें प्राप्त हुआ है तो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। बैड डेब्ट्स यदि कोई रिकवर्ड हुआ है, हमने जिसे लगभग डूबत ऋण मान लिया था वो यदि हमें पुनर्प्राप्त हुआ है, रिकवर्ड हुआ है, तो ये यहाँ क्रेडिट साइड में आएगा। और इन सबको लिखने के बाद जब हम इसका टोटल लगाते हैं तो अगर डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष की तुलना में अधिक है तो यहाँ पर जैसा दिखाया गया है कि नेट लॉस होगा। अंतर की राशि जो होगी वो क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी और उसको हम नेट लॉस कहते हैं। जबकि अगर डेबिट पक्ष का योग कम है और क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है तो अंतर की राशि डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी और उसे हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। ये कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी के साथ अब अगर हम देखें कि लाभानी खाते को बनाने के जो विशिष्ट लाभ या विशिष्ट उपयोगिता क्या है, तो इससे जो पहला जो लाभ है कि इससे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या अप्रत्यक्ष व्ययों की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हम अप्रत्यक्ष व्यय जिन पर कि नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है वो हम कर सकते हैं। दूसरा, व्यापार के जो शुद्ध परिणाम है इसको अगर हमें ज्ञात हो जाते हैं तो व्यवसाय के लिए, भविष्य के लिए हम एक अच्छी नीति तैयार कर सकते हैं। तीसरा जो इसका मुख्य लाभ होता है कि आयकर के निर्धारण में भी यह खाते का जो लाभ होता है वो महत्वपूर्ण होता है। इस खाते के शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के आधार पर हम व्यवसाय की तुलना विगत वर्षों के परिणाम से कर सकते हैं और साथ ही हम तुलनात्मक व्यवसाय से भी अपने व्यवसाय की तुलना कर सकते हैं। एक और जो इसका महत्वपूर्ण लाभ या उपयोगिता है कि कर्मचारियों को जो वेतन, बोनस आदि का निर्धारण प्रबंधन के द्वारा किया जाता है वो इसी के आधार पर किया जाता है। यदि व्यवसाय में उत्तरोत्तर अधिक लाभ हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कर्मचारियों के वेतन, बोनस आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकेगी। और यदि व्यवसाय की शुद्ध लाभदायकता कम है तो ऐसी दृष्टि में फिर प्रबंधन के ऊपर है वो किस तरह का निर्णय लेता है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।